46 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोई फीमेल है तो इनके अंदर भी क्या है 46 है, यहाँ पे इनको मेल में लिख देता हूँ, ठीक है। दोनों लोग के पार्टिसिपेट से एक संतान उत्पन्न होगा जिसके अंदर भी क्या होंगे 46 गुणसूत्र होंगे। ये जाहिर सी बात है क्योंकि ह्यूमन बींग्स के नेचर होता है तो उसके अंदर 46 जोड़े जो क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जोड़े नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये आपके मेल हो गए और फीमेल हो गए, दोनों लोगों का शादी हो गया। तो मान लीजिए फीमेल गोरी है सॉरी, उसके बाद ये थोड़ा सा सांवले है। तो अब जो इनसे संतान उत्पन्न होगा तो क्या करेंगे, इसमें से 23 क्रोमोसोम ये पार्टिसिपेट करेंगे और 23 ये पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। अब ये 23 इनका लिया, 23 इनका लिया, ये गोरे हैं तो 23 गोरे प्रकार के आपके आ गए, ये सांवले हैं तो सांवले प्रकार के आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे इसके पास भी क्या हो गया, अब जो संतान उत्पन्न हुआ उसके अंदर भी 46 आपके क्रोमोसोम हो गए, लेकिन अब ये बच्चा प्रभाविता यानी किसका गुण किसके ऊपर प्रभावी हो गया, इसकी वजह से या तो ये गोरा होगा या फिर सांवला होगा, ये दोनों कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्रोमोसोम में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इनका अलग क्रोमोसोम है, इनका अलग है, दोनों लोग का मिल गया तो इसके अंदर एक विशेष प्रकार का क्रोमोसोम उत्पन्न हो गया। तो ये बालक का प्रभाविता का गुण के हिसाब से मेंडल का पढ़ेंगे हम लोग आगे, तो आप बात समझ में आएगी प्रभाविता क्या है। तो अब इनका जो मेल होते हैं उसमें क्या होते हैं एक्स वाई होते हैं, और फीमेल में क्या होते हैं कि एक्स एक्स होते हैं। तो अगर एक्स वाला प्रभावी हो गया वाई पे तो जो बालक होगा अपनी माँ पे जाएगा यानी कि वो गोरा हो जाएगा, ये क्लियर बात है। लेकिन अगर वाई वाला प्रभावी हो गया तो जो बालक होगा कैसा हो जाएगा, सांवला हो जाएगा। लेकिन दोनों के गुण इसमें शामिल तो हैं, ये बात तो क्लियर है। प्रभाव किसका रहेगा वो आपके डिपेंड करते हैं कि क्रोमोसोम कौन किसके ऊपर प्रभावी है। तो ये आपके क्या हमने लिखा है कि जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन के कारण जननी का आनुवंशिक विभिन्नता पाई जाती है। तो ये बालक ना अधिक गोरा, ये भी हो सकता है कि वो हल्का सांवला हो, हल्का गोरा हो, एकदम गोरा हो। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं गौरव आप सभी के सामने एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो मित्रों आज हम बात करने वाले हैं आनुवंशिकता, यानी आनुवंशिकता क्या होती है, क्या होते हैं कायिक परिवर्तन, क्या होती है आपकी उपाधित परिवर्तन, इन सब बातों को आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो इस को समझने से पहले जरूरी है कुछ बातों को जान लेना, जैसे कि लिंग का निर्धारण और जय विकास के प्रमाण व सिद्धांत। ये सब जो आपके टॉपिक्स हैं इनसे प्रश्न अक्सर मिलते हैं। अब विशेष तौर पर जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं आपके 10वीं के 9वीं 10वीं के सॉरी और उसके बाद 12वीं के, तो इनमें से जो है कि प्रश्न अक्सर करके पूछे जाते हैं। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है। तो जैव विकास की अगर हम बात करेंगे पहले, तो जो जैव विकास यानी जीवों का विकास, जीवों का विकास हुआ कैसे, यानी कि कह सकते हैं कि क्या हम लोगों का धरती पर अस्तित्व इसी प्रकार हुआ या हमारे में शारीरिक परिवर्तन होते गए, उससे आज हम इस स्थिति में हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न जो है कि बनते हैं जिनका जवाब अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं देने वाला हूँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत होते हैं, तो इन सब बातों को हम लोग समझेंगे। ऐसा कहा जाता है कि हम लोग जो फोर फादर हैं यानी कि जो पूर्वज हैं वो बंदरों को माना जाता है। तो इन सभी बातों को हम लोग टच करेंगे और वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा, बहुत ज़्यादा नॉलेज वाली बात आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना ना देरी किए हुए इन सब बातों को चर्चा करते हैं। तो पहली बात आनुवंशिकता, लिंग का निर्धारण और आपके जैव विकास के प्रमाण व सिद्धांत की बात करेंगे। तो इनमें से पहले हम बात करते हैं अपने आनुवंशिकता यानी कि जेनेटिक्स। आनुवंशिकता हम किसे कहेंगे, तो इनकी तो कई सारी परिभाषाएं कई सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से दिए हुए हैं। तो इनका एक सटीक परिभाषा होता है कि जनक के गुणों को संतान में स्थानांतरित करना ही आनुवंशिकता कहलाता है। अब जनक का मतलब दो लोगों की बात हो रही है, ना कि एक की। जनक का मतलब नर और मादा यानी कि महिला और पुरुष दोनों की बात चल रही है। जनक मतलब दोनों लोग को कहा जाता है। तो जो उनके अंदर गुण है, जो उनके अंदर विशेषता है, जिस माध्यम से उनके संतान में चली जाती है यानी स्थानांतरित हो जाती है, उन्हें हम आनुवंशिकता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर जनक है और यहाँ पर उसके बालक, तो इनके जो गुण हैं इनके संतान में जब आ जाती है तो इन सभी को जो चक्र चलता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। ये बात जो कि हो चुकी है। अब चलते हैं आगे। अगला इसमें लिखा गया कि आनुवंशिकता के गुण यानी कि क्या क्या वो चीजें होती हैं जो स्थानांतरित होती है जनक से संतान में। तो उसमें आप देखेंगे तो जैसे क्या होता है कि त्वचा का रंग हो गया, त्वचा का रंग हो गया, उसके बाद लंबाई हो गया, आकार हो गया, ये सब क्या होते हैं जेनेटिक्स होते हैं। कुछ बीमारियां भी होती हैं जो कि
जेनेटिक से होती है। अगर पिताजी को है तो माता जी में, सॉरी पिता को है तो बेटे में हो जाता है, यानी कि जनक से तो फैलता है। तो वो भी आपकी अनुवांशिकता बीमारियां भी होती हैं। उसके बाद देखिए अनुवांशिका गुण की बात करेंगे तो आपकी लंबाई और रंग, त्वचा का रंग आदि जो चीजें स्थानांतरित होती रहती हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुवांशिकी, यानी कि थोड़ा सा अंतर है। इसमें हम अनुवांशिकता कहते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिकी। तो अनुवांशिकी हम किसे कहेंगे, एक प्रकार की वो क्या है, अध्ययन करते हैं उसमें किसका, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता व विभिन्नता को अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं। ये बात भी आप नोट आउट कर लीजिएगा। ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। हम चलते हैं विभिन्नता, यानी किस प्रकार इसमें अंतर आते हैं, इन सब बातों को हम लोग समझते हैं। तो विभिन्नता भी दो प्रकार की होती है, आपकी जननिक विभिन्नता और आनुवांशिक, दोनों एक ही बात है। उसके बाद एक आपकी होती है कायिक विभिन्नता और उपार्जित विभिन्नता, दोनों में अंतर है। पहले हम समझेंगे जननिक या आनुवांशिक विभिन्नता को। देखिए क्या लिखा गया यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, जननिक विभिन्नता जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन के कारण होते हैं। यानी जो जनन कोशिका मतलब क्रोमोसोम की बात चल रही है, उनमें जो परिवर्तन होते हैं उनके द्वारा, यानी कि जनन कोशिकाओं के द्वारा होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, जननिक परिवर्तन या आनुवांशिकता विभिन्नता परिवर्तन, यही बात होती है। ठीक है ना, ये क्या करती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है। तो ये बात आपको अभी तक समझ में नहीं आएगी, दरअसल हम क्या करें। अब समझते हैं बात को। जैसे आपको इतनी बात पता है कि जो ह्यूमन बींग्स है उसमें 46 पीस जो कि आपके पास जाते हैं क्रोमोसोम, 46 पीस क्रोमोसोम अगर यहाँ पर पाए जाएंगे, पीस की बात करेगा तो 46 जोड़े की, यानी पेयर में जब बात करेगा तो 23 जोड़े जो कि क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इनमें 46 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कोई फीमेल है तो इनके अंदर भी क्या है, 46 है। यहाँ पे इनको मेल में लिख देता हूँ। ठीक है, दोनों लोग के पार्टिसिपेट से एक संतान उत्पन्न होगा जिसके अंदर भी क्या होंगे, 46 गुणसूत्र होंगे। ये जाहिर सी बात है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की नेचर होता है कि उसके अंदर 46 जोड़े जो क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जोड़े नहीं। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, ये आपके मेल हो गए और फीमेल हो गए, दोनों लोगों का शादी हो गया। तो मान लीजिए फीमेल गोरी है सॉरी, उसके बाद ये थोड़ा सा सांवले। तो अब जो इनसे संतान उत्पन्न होगा तो क्या करेंगे, इसमें से 23 ठो क्रोमोसोम ये पार्टिसिपेट करेंगे और 23 ठो ये पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अब ये 23 इनका लिया, 23 इनका लिया, ये गोरे हैं तो 23 गोरे प्रकार के आपके आ गए, ये सांवले हैं तो सांवले प्रकार के आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे इसके पास भी क्या हो गया, अब जो संतान उत्पन्न हुआ उसके अंदर भी 46 जोड़े 46 आपके क्रोमोसोम हो गए। लेकिन अब ये बच्चा प्रभाविता, यानी किसका गुण किसके ऊपर प्रभावी हो गया, इसकी वजह से या तो ये गोरा होगा या फिर सांवला होगा, ये दोनों कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्रोमोसोम में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इनका अलग क्रोमोसोम है, इनका अलग है, दोनों लोग का मिल गया तो इसके अंदर एक विशेष प्रकार का क्रोमोसोम उत्पन्न हो गया। तो ये बालक का प्रभाविता का गुण के हिसाब से भी मेंडल का पढ़ेंगे हम लोग आगे, तो आप बात समझ में आएगी प्रभाविता क्या है। तो अब इनका जो मेल होते हैं उसमें क्या होते हैं, XY होते हैं, और फीमेल में क्या होते हैं कि XX होते हैं। तो अगर X वाला प्रभावी हो गया Y पे तो जो बालक होगा अपनी माँ पे जाएगा, यानी कि वो गोरा हो जाएगा, एक क्लियर बात है। लेकिन अगर Y वाला प्रभावी हो गया तो जो बालक होगा कैसा हो जाएगा, सांवला हो जाएगा। लेकिन दोनों के गुण इसमें शामिल तो हैं, ये बात तो क्लियर है। प्रभाव किसका रहेगा वो आपके डिपेंड करते हैं कि क्रोमोसोम कौन किसके ऊपर प्रभावी है। तो यह आपके क्या हमने लिखा है कि जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन के कारण जननी का आनुवांशिक विभिन्नता पाई जाती है। तो ये बालक न अधिक गोरा, ये भी हो सकता है कि वो हल्का सांवला हो, हल्का गोरा हो, एकदम गोरा हो, ये सब आपके क्या हो सकते हैं, कंडीशन उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो क्रोमोसोम पाए जाएंगे वो आपके अलग प्रकार के होंगे। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी।
अब चलते हैं आगे। तो ये जो आपकी विभिन्नता हो गई, ये क्या हो गया कि इनके अंदर था, अब दूसरी पीढ़ी के अंदर चला गया, यानी कि ये आपके जनक हो गए लोग, और जनक से कहां पर चला गया, संतान में। अब ये दूसरा जनक हो गया, फिर उसके संतान में जाएगा। तो पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें क्या कि परिवर्तन भी होते रहते हैं और यह स्थानांतरित भी होते रहते हैं। ये बात क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए अब चलते हैं हम लोग अगले, यानी कि कायिक या उपार्जित परिवर्तन। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, कायिक या उपार्जित का मतलब जन्म के बाद जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कायिक या उपार्जित परिवर्तन। ये जन्म के बाद होगा, यानी कि कहा जाता है कि जिस माहौल में बालक का परवरिश होती है वो उसी नेचर का हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। इसमें आपके अनुवांशिकता गुण की कोई बात ही नहीं चलती है। तो यह जन्म के बाद, जैसे बता दें, उनका स्वभाव क्रूर हो गया, ठीक है ना, मृदु भाव का हो गया। तो इन सभी कारणों से क्या होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कायिक या उपार्जित परिवर्तन। ये परिवर्तन कारण क्या क्या हो सकते हैं, जलवायु, वातावरण के प्रभाव और भोजन, ठीक है। अब भोजन किस प्रकार से करते हैं, आप शाकाहारी करते हैं कि मांसाहारी करते हैं, कुछ अपवाद में भी चीजें होती हैं तो उस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। जलवायु से भी होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बालक ठंडे प्रदेश में पैदा हो गया तो उस कंडीशन में वो क्लियर बात है कि वो गोरा होगा, 99% क्लियर होता है कि वो गोरा होगा। लेकिन वो गर्म वातावरण में पैदा हो गया तो वो सांवला होता है। यह आपका नेचर का है, यानी कि यह प्रकृति की देन है और वो उपार्जित परिवर्तन के अंतर्गत आता है। उसके बाद स्वभाव की बात करेंगे तो स्वभाव कुछ ऐसे जगह सॉरी नौकरियां व्यक्तियों की लग जाती है कि स्वभाव उनका मृत्यु होने के बावजूद भी वो क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा उत्तेजित हो जाते हैं। अब चलते हैं कारण भी आपको समझ में आया। तो जो आपके कायिक परिवर्तन है, उपार्जित परिवर्तन है, ये वंशानुगत नहीं चलते हैं, यानी कि वंश दर वंश नहीं चलेंगे, ये बात क्लियर है। उसके बाद जैव विकास में इनका कोई योगदान नहीं, यानी कि जो कायिक परिवर्तन है उसमें जैव विकास, जीवों का विकास नहीं होता है, ये इसमें विकास इनका नहीं होता है। ये बात यहाँ आपको यहाँ तक अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं आगे, कुछ दो टॉपिक्स और हैं उनको हम समझ लेते हैं। वो देखिए दरअसल आपके 11वीं और 12वीं में वो चलता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप जानते रहेंगे तो चीजें आपको समझ में आ गई। एक आपका होता है जीनोटाइप, और एक आपका होता है फिनोटाइप। ये दो शब्द हैं। इसका होता है जीनी संरचना, और इसका क्या होता है, जीनी लक्षण। ये दोनों के जो क्या कि मायने रखते हैं, तो उसको थोड़ा समझते हैं। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति लंबा है, तो लंबा क्यों है, किस जीन के कारण है। ताल मतलब लंबा, हमने टी रख लेते हैं डबल। जब भी आप गुणसूत्र को लिखते हैं तो जब भी लिखिएगा तो पेयर में लिखिएगा, क्योंकि जोड़े में चीजें होती हैं, ठीक है ना। कोई व्यक्ति लंबा है तो किस वजह से लंबा है, डबल टी यानी कि टाल। डबल टी प्रकार का उसके अंदर क्या है, जीनोटाइप है, जिसकी वजह से व्यक्ति कैसा है, लंबा है। तो जो जीनी संरचना है जिसकी वजह से फिनोटाइप के लक्षण आते हैं, यानी ये जो आपके दिखता है वो आपके जीनी लक्षण होते हैं, लेकिन जिसकी वजह से होता है वो आपको नहीं दिखता। तो तो जीनोटाइप जिसकी वजह से भौतिक परिवर्तन होते रहते हैं। भौतिक मतलब ये जीनोटाइप हो गया, व्यक्ति लंबा हो गया, तो लंबा हो गया तो मतलब आपको दिख रहा है, तो आपके भौतिक परिवर्तन हो गए जो कि आपको दिख रहा है, वही हो जाता है आपका फिनोटाइप। तो जीनोटाइप की वजह से फिनोटाइप होते हैं, आप बात याद रखिएगा। ये शब्द अक्सर पूछे जाते हैं, 1-2 नंबर में जो है कि प्रश्न आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होगी। और हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो आपका होगा मेंडल के सिद्धांत, यानी कि प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और अभिह्युवन का नियम, स्वतंत्र अभिह्युवन का नियम। ये तीनों बात हम एक ही वीडियो में बात कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।